नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन ने समुदाय की विशेषता को देख लिया था। समुदाय की विशेषता में लास्ट विशेषता देखी थी अपन ने समुदाय आवर्तिता, और समुदाय आवर्तिता को दो भागों में बांटा, दैनिक आवर्तिता, दूसरी चंद्रमा आवर्तिता। इसके बाद अपन देखेंगे परिभाषा बूपोर्ट स्केल। हवा की गति मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे बूपोर्ट स्केल कहते हैं। इसके द्वारा आंधी तूफान के समय हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति को मापना, आंधी के दौरान या तूफान के दौरान तेज हवा की गति को मापने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे बूपोर्ट स्केल कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन अगला टॉपिक समष्टि दोलन या उच्चावसन। इसे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। तो देखते हैं अपन समष्टि दोलन क्या होती है। समष्टि दोलन किसी भी समष्टि के सदस्य की संख्या हमेशा निश्चित नहीं रहती है, अर्थात समष्टि के सदस्यों की संख्या में निरंतर परिवर्तन जारी रहते हैं, जिसे समष्टि का आकार व घनत्व परिवर्तित होता रहता है। इसे ही समष्टि दोलन या उच्चावसन कहते हैं। यह स्थिति निम्न कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब समष्टि दोलन का मतलब होगा कि समष्टि की में जो सदस्यों की संख्या होगी वो निश्चित नहीं रहती, वह कम या ज़्यादा होती रहती है, और इस संख्या का बढ़ना और कम होना, सदस्यों की संख्या का बढ़ना और कम होना, इसे ही समष्टि दोलन या उच्चावसन कहते हैं। अब इस संख्या का बढ़ना और कम होना, इसके भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो बात करते हैं अपन उन कारणों की जिनकी वजह से समष्टि दोलन की संभावना उत्पन्न होती है। तो समष्टि दोलन का मतलब समष्टि में सदस्य की संख्या का बढ़ना या कम होना समष्टि दोलन को दर्शाता है। यानी लगातार समष्टि में सदस्यों की संख्या परिवर्तित रहती है। तो देखेंगे अपन कारण, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट कारण, समष्टि में होने वाले जैव रासायनिक परिवर्तनों के कारण। जैव रासायनिक परिवर्तन की वजह से भी समष्टि के जंतुओं की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। जैव रासायनिक मतलब शारीरिकी में जो परिवर्तन हो, शरीर के अंदर जो पाचन संबंधित प्रक्रियाएं हो, या उनके शरीर के आंतरिक इंटरनल बॉडीज के अंदर कोई चेंजेज आए, इसकी वजह से जीवों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि समष्टि के आकार में परिवर्तन हो सकता है। सेकंड कारण देखते हैं समष्टि के सदस्यों के मध्य होने वाले लाइफ स्ट्रगल के कारण। यानी कि सदस्यों के मध्य दो भिन्न जातियों के जंतुओं के मध्य लाइफ स्ट्रगल के कारण भी समष्टि दोलन उत्पन्न हो सकता है। अगला कारण देखते हैं अपन समष्टि के सदस्यों के मध्य विभिन्न भौतिक रासायनिक कारक। भौतिक रासायनिक कारक बात करते जैसे कि प्रकाश है, CO2, तापमान, O2, जल, इन सभी से
समष्टि के जंतुओं में या समष्टि के सदस्यों में प्रभाव देखने को मिलेगा। इन सभी का अगला जो कारण होगा, समष्टि के सदस्यों के मध्य भोजन, सुरक्षा, आवास की प्राप्ति के लिए भी संघर्ष होता है। भोजन, सुरक्षा, आवास, इन सभी के लिए भी उनमें संघर्ष होगा। समष्टि के सदस्यों में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी समष्टि के जीवों की संख्या कम होगी। कुछ जीवों की संख्या कम होगी और कुछ जीवों की संख्या बढ़ भी सकती है, कुछ सदस्यों की संख्या। समष्टि के जंतुओं में प्रजनन क्रिया होने पर भी समष्टि के आकार में परिवर्तन होगा। प्रजनन क्रियाओं के द्वारा समष्टि के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो बढ़ना और कम होना दोनों ही समष्टि दोलन को दर्शाते हैं। संख्या का बढ़ना और कम होना दोनों ही समष्टि दोलन को दर्शाएंगे। तो प्रजनन के द्वारा बढ़ेगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर कम हो सकती हैं। देखते हैं अपन समष्टि दोलन के प्रकार। अगला टॉपिक होगा अपना समष्टि दोलन के प्रकार। दो प्रकार के समष्टि दोलन देखे जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन मौसमीय उच्चावसन या सीजनल फ्लक्चुएशन। जब विभिन्न मौसमी परिवर्तनों के कारण या विशिष्ट ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के कारण समष्टि के आकार व घनत्व में परिवर्तन आता है, तो इसे मौसमीय उच्चावसन कहते हैं। इसके कारण समष्टि के आकार में वृद्धि या कमी होती है। यानी कि मौसम में परिवर्तन की वजह से समष्टि के आकार में मौसम परिवर्तन से समष्टि के आकार व घनत्व में परिवर्तन आता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल्स, प्रजनन क्रियाओं के कारण समष्टि के आकार में वृद्धि होना अथवा विभिन्न जीवों की प्रजनन क्रिया एक विशिष्ट ऋतु या मौसम में ही होती हैं। तो प्रजनन क्रियाओं के द्वारा, क्योंकि जो प्रजनन की क्रिया होती है वो जंतु में एक विशिष्ट ऋतु के दौरान ही देखी जाती हैं, इसलिए समष्टि के आकार में वृद्धि होने की संभावना रहती है। अगला प्रकार देखते हैं अपन वार्षिक उच्चावसन। वार्षिक उच्चावसन यानी कि एनुअल फ्लक्चुएशन। जब एक वर्ष के निश्चित समय में कुछ फैक्टर के प्रभाव से समष्टि के आकार व घनत्व में परिवर्तन आता है, तो इसे वार्षिक उच्चावसन कहते हैं, जो निम्न दो प्रकार के कारक द्वारा नियंत्रित रहता है। यानी कहने का मतलब एक वर्ष के निश्चित समय में, एक वर्ष के निश्चित समय में कुछ कारक के प्रभाव में समष्टि के आकार व घनत्व में परिवर्तन आता है, तो इसे वार्षिक बोलेंगे अपन। दो कारक जिम्मेदार होते हैं वार्षिक उच्चावसन के लिए। दो कारक फर्स्ट देखेंगे अपन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर विभिन्न भौतिक और रासायनिक कारक जैसे प्रकाश, CO2, तापमान, जल, O2, दाब etc. सभी फैक्टर के एक वर्ष के निश्चित समय में सामान्य से इनका मान सामान्य से कम
अथवा अधिक होने पर समष्टि के जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिसके कारण समष्टि का आकार छोटा हो जाता है। एक वर्ष के निश्चित समय में माइग्रेशन दर्शाने वाले जंतुओं के कारण समष्टि का आकार परिवर्तित होता है। माइग्रेशन प्रवासन दर्शाने वाले जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से भी समष्टि के आकार में परिवर्तन देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इंटरनल फैक्टर। विभिन्न जैविक कारकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया कारण भी समष्टि का आकार परिवर्तित होता है, तो इसे इंटरनल फैक्टर द्वारा नियंत्रित वार्षिक उच्चावसन कहते हैं। विभिन्न जैविक घटकों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं एक वर्ष के निश्चित समय में विभिन्न फैक्टर की प्राप्ति के लिए होती हैं। समष्टि के जैविक घटकों के मध्य पोषक पदार्थों की प्राप्ति, सुरक्षा, आवास निर्माण, प्रजनन क्रियाएं ईटीसी के लिए अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। इससे समष्टि का आकार परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त समष्टि में किसी महामारी अथवा तीव्र संक्रमण के फैलने पर समष्टि का आकार परिवर्तित होने की संभावना रहती है। तो ये सभी यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, इनके द्वारा समष्टि का आकार में परिवर्तन देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन सिद्धांत, स्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत। वर्जन सिद्धांत, इस सिद्धांत को गोसे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी निकेत में केवल एक ही प्रकार के जाति के जंतुओं का अस्तित्व स्थायी रूप में प्रेजेंट होता है। केवल एक ही प्रकार के जाति के जंतुओं का अस्तित्व स्थायी रूप में प्रेजेंट होता है। यदि किसी पारिस्थितिकी निकेत में दो अलग अलग जाति के जंतु प्रेजेंट होते हैं, पारिस्थितिकी निकेत होगा, इस पारिस्थितिकी निकेत में दो अलग अलग जाति के जंतु प्रेजेंट होंगे, तो इनमें से किसी एक जाति के जंतु निकेत में उपस्थित फैक्टर की अधिकता से ग्रहण करके वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि अन्य जाति के जंतु फैक्टर की प्राप्ति के अभाव में विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी भी पारिस्थितिकी निकेत में केवल एक ही प्रकार के जंतुओं का अस्तित्व स्थायी रूप में प्रेजेंट होता है। इसे ही स्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब कोई पारिस्थितिकी निकेत होगा तो उसमें जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे पोषक पदार्थ, उनको एक जंतु द्वारा अधिकता से ग्रहण कर लिया जाएगा, तो दूसरे जंतु को पोषक पदार्थ की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। तो इससे एक जाति के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा, तो एक जाति नष्ट हो जाएगी और एक जाति का ही अस्तित्व बना रहता है। ऐसा गोसे नामक वैज्ञानिक का मानना था और इसी आधार पर उन्होंने स्पर्धात्मक वर्जन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने एक प्रयोग भी किया और प्रयोग के दौरान उन्होंने 3 पात्र लिए और इन तीनों पात्र के अंदर
एक पात्र में पैरामीशियम ओरेलिया की जाति को रखा। इन तीनों में दूसरे पात्र के अंदर पहला पात्र दूसरा पात्र पैरामीशियम कॉर्डेटम की जाति को रखा और तीसरे पात्र में दोनों को कॉर्डेटम व ओरेलिया को सम्मिलित रूप में रखा। तो उन्होंने देखा कि और साथ में इन पात्र के अंदर पोषक पदार्थ भी रखे गए। तो उन्होंने कुछ समय बाद निरीक्षण किया तो पैरामीशियम ओरेलिया की संख्या में ग्रोथ हुई, पैरामीशियम कॉर्डेटा की संख्या में ग्रोथ हुई। लेकिन तीसरे पात्र के अंदर उपस्थित पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम ओरेलिया में से पैरामीशियम कॉर्डेटम जाति नष्ट हो गई और पैरामीशियम ओरेलिया जाति ही देखने को मिली। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी पारिस्थितिकी निकेत में केवल एक ही जाति के जंतुओं का अस्तित्व स्थायी रूप में बना रहता है। जब दो अलग अलग जातियां हों तो उसमें जो प्रभावी होगी उसी जाति का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम से ज़्यादा प्रभावी पैरामीशियम ओरेलिया होती हैं। तो पैरामीशियम ओरेलिया का पारिस्थितिकी निकेत में अस्तित्व बना रहेगा। गोसे ने इसके अतिरिक्त ट्राइबोलियम इंसेक्ट या आटे के बीटल का अन्य इंसेक्ट पर प्रयोग करके स्पर्धात्मक वर्धन सिद्धांत को बताया। इसके अतिरिक्त गोसे ने यह भी बताया कि जब किसी निकेत में एक से अधिक जातियों के जंतु उपस्थित होते हैं और वह इनके द्वारा पृथक रूप से पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है कि पृथक रूप से इसका पोषक पदार्थ अलग हुआ है, इसका भोजन अलग हुआ और इसका भोजन अलग हो, दोनों का क्या हो भोजन अलग अलग है, पोषक पदार्थ अलग अलग होते हैं और इनके द्वारा पृथक रूप से पोषक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो इस निकेत में सभी जातियों के जंतुओं का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। जब तक उपस्थित होंगे पोषक पदार्थ तब तक दोनों जातियों का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। अगला टॉपिक देखेंगे अपन बायोटिक पोटेंशियल जैविक विभव। उन्नीस 1928 में चैपमैन वैज्ञानिक ने जैविक क्षमता या जैविक विभव के बारे में बताया। वह विभव जिस पर सजीवों की वृद्धि दर अधिकतम होती है। बताया कि वह विभव जिसमें सजीवों की वृद्धि दर अधिक होती है उसे जैविक क्षमता कहते हैं। इसके अतिरिक्त वह विभव जिस पर सजीवों की प्रजनन दर का मान अधिकतम हो, प्रजनन दर का मान अधिक हो, उसे जैविक विभव कहते हैं, उसे जैविक विभव कहते हैं। सजीवों की वृद्धि दर अधिकतम होना जैविक क्षमता और प्रजनन दर का मान अधिकतम होना जैविक विभव कहलाता है। यदि किसी वातावरण में अनेक भौतिक व रासायनिक कारक जैसे प्रकाश व CO2, तापमान, जल O2 etc.
प्रेजेंट होते हैं तो इन फैक्टर की उपस्थिति में प्लांट्स और एनिमल भी प्रेजेंट होंगे। जब ये सभी होंगे तो प्लांट्स व एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रकाश की अधिकता बने रहने के कारण प्लांट्स द्वारा अधिकता से प्रकाश संश्लेषण करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज यानी कि इसका भोजन बनाते हैं। इस दौरान यह CO2 को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह H2O को भी ग्रहण करते हैं। प्लांट द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन का यूज जंतु शोषण के लिए करते हैं। अतः जंतु शोषण के दौरान O2 ग्रहण करके CO2 निष्कासित करेंगे। इस वातावरण में प्लांट्स और एनिमल की वृद्धि दर अधिकतम होती है। इस कारण से जैविक क्षमता या जैविक विभव कहते हैं। अगले वीडियो लेक्चर के दौरान चैप्टर नंबर 4 बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अपन ने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।